आखिर सज्जादा पर भी तो कोई ऑनर मालिक होना चाहिए ना कि ये हमने मस्जिद को दिया है, ये हमने आस्थाने को दिया है, ये हमने खानकाह को दिया। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट लाया। वक्फ करने की ज़रूरत यह है कि देखिए आगे चल के किस औलाद पे अगर हम न रहे तो हम किस औलाद पे भरोसा। लोगों की शिकायत है सज्जादा नसीर साहब कि वक्फ से लोगों को मदद नहीं मिल पाती है, जो गरीब कि वो इसलिए अपनी जायदाद को निकाल कर आम वक्फ में देते हैं ताकि अवामुन्नास को फ़ायदा हो। ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं। वक्फ के जो सज्जादा नशी हैं कभी कभी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने 1954 में वक्फ एक्ट लाया। हालांकि 1995 में इसमें संशोधन किए गए। बाद में फिर 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया नाम से एक गठन तय की गई, जो कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक उपाध्याय नाम के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ये कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वक्फ की क्या ज़रूरत है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका खारिज हो गई और कई तरह के फिर विवाद चलते रहे। हालांकि पूरे भारत में अगर हम वक्फों की बात करें तो 1964 के बाद ये आदेश पारित हुआ, सभी स्टेट को ये कहा गया कि आप केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में आप वक्फ का गठन कर लीजिए। 32 स्टेट में 32 वक्फ बोर्ड इस समय भारत में कहे जाते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट है। और सर्वाधिक जो कहते हैं कि वक्फों की संपत्ति है वो बंगाल में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है और पंजाब में भी है। अगर हम अल्पसंख्यक विभाग की बात करें भारत सरकार की, तो उसके अंतर्गत जो डाटा आता है उसमें कहा जाता है कि 8.5 लाख से अधिक जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो पंजीकृत है। इसलिए सेना और भारतीय रेल के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमींदारी कहीं ना कहीं वक्फ की तरफ बढ़ रही है। अगर हम बात करें बिहार के भागलपुर ज़िले के 200 से अधिक वक्फ है और फिलहाल रन कर रहे हैं। तो आज वक्फों के मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान हैं गुलाम बंदगी साहब, जो सुल्तान पीरन शाह बंदगी के सज्जादा नशी हैं, जो वक्फ संख्या 1040 है, उसके ये सज्जादा नशी हैं। आज उर्स पाक है और कई तरह के नामचीन चेहरे आज उर्स पाक में शामिल होंगे। बड़ा एक आपने अच्छा जानकारी मुझे दिया अभी बातचीत के क्रम में कि 200 से अधिक वक्फ पूरे भागलपुर में है। आप 250 से अधिक है। आपका जो वक्फ है सुल्तान पीरन शाह बंदगी वक्फ 1040, ये कितने दिन के पुराने हैं और वक्फ का मतलब क्या है? ये 1528 से है। वक्फ का मतलब ये है कि उन चीज़ों की जो घर के बड़े या बुज़ुर्ग छोड़ के गए हैं, जो उनकी अपनी मीरास थी। एक आम होता है, एक ख़ास होता है। आम ट्रस्टों में यह है कि वो लापता थे कि किसने दिया नहीं दिया, तो उसको ट्रस्ट बोर्ड अपनी तरफ ले लेता है, वक्फ बोर्ड, और उस पर एक आम मुतवल्ली को या हर 5 साल के लिए नॉमिनेट करता है या 3 साल के लिए। वो उसके मुतवल्ली नहीं कहलाते हैं बल्कि सेक्रेटरी कहलाते हैं। एक होता है ख़ास ट्रस्ट यानी वक्फ अलल औलाद, उसके अंदर सज्जादा नशी होते हैं। सज्जादा होते हैं ख़ानदान के वारिस और मुतवल्ली होते हैं देखने वाले। तो दोनों सज्जादा नशी और मुतवल्ली ये दोनों एक ही शख्स को मिलेगा। जो सज्जादा नशी होंगे पावर मुतवल्ली का भी उन्हीं को मिलेगा। यानी मुतवल्ली भी वो होंगे और सज्जादा नशी भी होंगे, मालिक भी वही होंगे और निगरां भी वही होंगे। निगरां कहते हैं सेक्रेटरी को, मुतवल्ली को, और मालिक कहते हैं सज्जादा नशी को, क्योंकि ये उनके अपने बाप और दादा की प्रॉपर्टी होती है, वो उनकी अपनी ज़मींदारी होती है। हमारे यहाँ अपनी ज़मींदारी थी, जिस ज़मींदारी का तौज़ी नंबर 52 है और खेवट नंबर 128 है। तो वक्फ नाम क्यों दिया गया, इसका मतलब क्या है? वक्फ हिफाजत के लिए, ताकि औलाद उनकी खुर्द बुर्द न करे, बेचे नहीं। ये वक्फुल औलाद की बात कर रहे हैं? हाँ, वक्फुल औलाद। आम की तो सवाल ही नहीं है। वक्फुल औलाद में इसलिए उसको वक्फ में डाल दिया जाता है अपनी चीज़ों को, अपनी गाढ़ी मुशक्क़त की कमाई को, या ज़मींदारी की शक्ल में आए या ख़रीदगी की शक्ल में आए, और उसमें वो अपनी औलाद को मुतवल्ली बनाते हैं, सज्जादा नशी बनाते हैं, और ये सोच के बनाते हैं कि ऐसा ना हो कि इनकी औलादों में कोई भेज दे। एक थोड़ा सा अंतर मुझे आप समझाइए और मतलब भी बताइए कि
अगर परिवार के लोगों की संपत्ति है, चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, तो वक्फ करने की ज़रूरत क्या है? वो तो संपत्तियां बढ़ती चली जाएगी, वक्फ फिर करने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है? जैसे हमारे बाप दादा के बीच में अगर 100 बीघा ज़मीन है। आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वक्फ करने की ज़रूरत यह है कि देखिए आगे चल के किस औलाद पे अगर हम न रहे तो हम किस औलाद पे भरोसा करेंगे? आपस में टकराएगा, चीज़ में बंटवारे होंगे। और वक्फ जो नीयत है वाकिफ़ की कि ये हमने मस्जिद को दिया है, ये हमने आस्ताने को दिया है, ये हमने खानकाह को दिया है, ये हमने सराय को दिया है, तो इस तरह औलादें अगर बांट लेंगी तो चीज़ तो एक के बजाय दूसरे के हाथ में चला जाएगा और नतीजा चीज़ें वाकिफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ होंगी। मंशा उसका वाकिफ़ का ये है कि ये जिस चीज़ के लिए हमने वक्फ किया है उसी पे खर्च हो, चाहे जिस तरीके से हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि वक्फ का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी को दान दिया जाता है, जिसका ज़कात और फितरा के तौर पर भी कहते हैं। नहीं, वो आम है ना, ये ख़ास है। आम में ये इख्तियारात हैं कि वो इसलिए अपनी जायदाद को निकाल कर आम वक्फ में देते हैं ताकि अवामुन्नास को फ़ायदा हो, ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं। तो फिर इसके लिए स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ? इसलिए कि अगर वो न रहेगी तो फिर हिफाजत कौन करेगा? आखिर सज्जादा पर भी तो कोई ऑनर मालिक होना चाहिए ना। आखिर ये ऐसा न हो कि बेलगाम घोड़ा हो जाए, यानी निगरानी के लिए और इस पर कोई काबिज दखिल हो तो वक्फ का मंशा हो, मंसूर है कि उसको खाली कराया जाए। अच्छा, वक्फ के विषय में कहता है कि वक्फ का जो अधिनियम है 1954 9A के तहत ये सारा एक्टिविटी होता है। क्या वक्फ की संपत्ति को बेचा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं बेचा जा सकता। वक्फ की संपत्ति बिकती नहीं है। हाँ, लोग इस पर नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं 54 के तहत अभी हमने नोटिस करवाई हैं, और कब्रिस्तान है, बाज़ाब्ता कुछ पर्ची ज़मीन है, कुछ ऐसी जायदादें हैं जो वक्फ के मुताबिक हैं, उन पर लोगों का कब्ज़ा है। अच्छा, एक गंभीर विषय ये है कि वक्फ की बहुत सारी संपत्ति लोगों के कब्जे में है, हड़प ली गई है, उस पर अलग तरीके से अतिक्रमण है। इन सब को छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड क्या कुछ मेहनत नहीं कर रहा? वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको सरकार ने अधिनियम दिया है, जो उनके पास जो नियम है, तो वो अच्छे तरीके से अगर उसको चाहें कि हम बिहार में जितनी भी वक्फ कमेटी की चीज़ वक्फ की चीज़ें हैं उसको हम खाली करा सकते हैं, तो उनको 54 के तहत जो 54 की नोटिस जारी करते हैं उस पर उनको लगातार कंटिन्यूअस नज़र बना के रखना चाहिए। और उसके लिए यहाँ के डीएम हैं, एसपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, आईजी और डीआईजी साहब को इन्फॉर्मेशन अगर वो देते रहे तो इंशाअल्लाह ताला खाली हो जाएगा। ये चेयरमैन और सीईओ साहब का काम है वक्फ बोर्ड में बैठ के सिर्फ कुर्सी पर बैठ के लोगों की शिकायत सुनना नहीं, बल्कि उस नोटिस पे अमल करने का काम। अच्छा, सालाना ऑडिट भी होता है? सालाना ऑडिट होता है, और ऑडिट होने के बाद उन चीज़ों का हिसाब भी होता है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, वक्फ की तरफ से क्या हॉस्पिटल, स्कूल जैसे प्रतिष्ठान को खोलने की? हमसे भी कहा गया है कि अगर आप ज़मीन दें तो हम वहाँ स्कूल बनाएंगे या फिर चाहे तो हॉस्पिटल बनाएंगे, हमसे कहा गया। तो हमने कहा कि बहुत सारी ज़मीनें लोगों के कब्ज़े में, कब्रिस्तान है, कुछ 1 बीघा 10 कट्ठा वहाँ पड़ी हुई है। लोअर नाथनगर रोड की तरफ आप जाएंगे तो जहाँ पे गाय वगैरह बनती है ना, उसके पीछे काफ़ी ज़मीन है। यहाँ शीतला तालाब है, यानी 13 बीघा यहाँ पड़ी हुई हैं, ये भी जगह खाली हो सकती है। 40 वक्फ का भी तो बहुत सारा ज़मीन इनक्रॉच है, कहीं ना कहीं कब्जा है। देखिए, हर जगह की ज़मीन वाकिफ़ कमज़ोर पड़ जाता है। वक्फ के जो सज्जादा नशी हैं कभी कभी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और नतीजा ये है कि जो लोग हैं, अब यहाँ पे हम क्या बोलें, नावाकिफ़ हजरात ही कहिए, या उनको वक्फ के कानून का हश्र मालूम नहीं है कि अल्लाह हमारा क्या हिसाब करेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है सज्जादा नसी साहब कि वक्फ से लोगों को मदद नहीं मिल पाती है, जो गरीब। नहीं, सही आपने कहा, वक्फ से मदद लेने के लिए भी एक तरीक़ा होता है। क्या तरीका है? तरीक़ा यह है कि आप अपने जायज़ मांग को जायज़ तरीक़े से मांगे। मांग तो हमेशा जायज़ ही रहती है, नाजायज़ कौन सी रहती है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग तरीक़े से आप वक्फ बोर्ड से तलब करते हैं, तो वो नहीं दे सकता। आप किसी को बीमारी में दे सकते हैं? बीमारी में तो दिया जा सकता है। बीमारी में, शादी ब्याह में देखिए मिलता है, वो हमें कहेंगे तो 25,000 रुपया अभी वक्फ बोर्ड ने हर उस लड़की वालों को दिया है कि आप भी जानते हैं, और सारे
लोगों को मालूम है कहाँ मिलता है। बेवाओं का स्कीम है, उनको दिया जाता है। ये तो सरकार की तरफ से भी चलते हैं देखिए, इसकी। सरकार की तरफ से हम तो, आप हमसे वक्फ के सिलसिले में पूछा, सरकार की अपनी स्कीम है और वक्फ बोर्ड जो उनसे लेके पब्लिक को देता है या आवाम को देता क्या है। वक्फ का ये मतलब नहीं है कि जो सोसाइटी है, जो अल्पसंख्यक सोसाइटी है, खासतौर से जो मुसलमान है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या फिर उसकी जो परेशानियां हैं उसको दुरुस्त करते हुए एक मुख्य धारा में जोड़ा जा सके उसको, इस तरह की बातें नहीं है वक्फ? होती हैं, लेकिन आपकी जो कमेटी है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई कमेटी का गठन कर लिया और पहुंच गए तो वो तो मुश्किल पड़ेगा किसी भी वक्फ बोर्ड के लिए, किसी भी सरकार के लिए भी। अच्छा, आज के उर्स में कौन कौन लोग आ रहे हैं? आज के उर्स में देखिए, आज के उर्स का प्रोग्राम ये है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले ही कहा है कि इसको 10 से पहले तक प्रोग्राम को स्थगित कर देना, मुकम्मल कर देना है। और केवल 1 दिनों का है? जी हाँ, आप तो जानते थे हम हर साल आप आते हैं, 2 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन अब 1 दिन 4 घंटे का ही समझिए कि अभी जो शुरू होगा। और इसको क्योंकि इस पर वक्फ के पर कुछ इल्ज़ामात थे जो डीएम, कमिश्नर और क्या कहा जाए उसको, कि लॉ डिपार्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ के वक्त की शिकायत गई कि यहाँ के जो सज्जादा नसी हैं वो मस्जिद को नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं, जबकि वो ख़ुद को नाजायज़ हैं और कहते हैं कि हम मुतवल्ली। एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है ना? देखिए, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि जायज़ तरीके से आप इंक्वायरी करें। और इंक्वायरी हुई, अल्लाह का करम हुआ, क्योंकि ये वक्फुल औलाद है और बहुत करीब का है, 1040 इसका। आपकी हस्ती इतनी बड़ी है कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ना, देखिए ऐसा नहीं है, अल्लाह का करम है। भागलपुर शहर में किसी से भी नाम पूछा जाए तो बड़े हर्षोल्लास के साथ आपका नाम लेते हैं। देखिए, ये भाई अल्लाह का करम है, उसके नबी की बरकत है और हज़रत की दुआ है, और अवामुन्नास जो यहाँ खड़ी हुई हैं उनका साया और उनका सरमाया है। जो लोगों की ज़बान पे रहते हैं, चाहे अच्छी नीयत से हो या बुरी नीयत से, लेकिन रहते ज़बान पर ज़रूर। अपने हिंदुस्तान भारत के लिए दुआएं होगी ना? भारत के लिए तो ज़बरदस्त दुआएं होंगी। अल्लाह भारत के हर मकसद को कामयाब करे, और मैं यहाँ की हुकूमत के लिए तो ख़ास दुआएं करता हूँ कि मेरे माबूद इस हुकूमत को अपने फजलो करम से बनाए रख, और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं वो आपस में यकजहती के साथ हिंदुस्तान में दिन गुजारें और आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई बने रहें, ताकि कोई दूसरे का शिकवा और शिकायत न करे, किसी तरह का हमारे यहाँ माहौल में टेंशन पैदा ना हो, आबरू और इज़्ज़त दोनों कौम की बची रहे, और हमारे मुल्क की, हमारे सरहदों की हमेशा हिफाजत होती रहे, ताकि दुश्मन भी ये समझे कि हम भारत के लोग बहुत मजबूत हैं। शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिए, हमारे पेज पर जाइए सिटी टाइम्स के फेसबुक, वहाँ फॉलो और लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब के चैनल हैं सिटी टाइम्स के, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी खबरों के लिए लगातार हमारे बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।